CAPF AC 2022 मिशन 250 प्लस में आज हम डे 14 देखेंगे। जैसा कि हमने कल बताया था कि डे 14 पे हम ओनली पेपर 2 के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। बहुत सारे रेगुलर कैंडिडेट्स को डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस क्यूरी होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि आप जो भी कंडीशन में हो, अपने आप से पूछो कि क्या हम रियली इस एग्जाम के रिक्वायरमेंट को के बराबर मेहनत कर रहे हैं। आप क्या जानते हो ये इंपॉर्टेंट सिर्फ नहीं है, क्या स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है ये भी इंपॉर्टेंट है। एवरी कैंडिडेट थिंक यस आई विल डू, या आई एम प्रिपेयरिंग, मेरी ये अच्छी है बुरी है। ये आप स्टैंडर्ड देखो, आप प्रीवियस ईयर के जो मार्क्स आते हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनके स्टैंडर्ड को देखो और अपने को जज करो। हो सकता है आपका पेपर 1 अच्छा हो सकता है आपका पेपर 2 अच्छा हो, या हो सकता है आपका दोनों अच्छा हो, या हो सकता है दोनों अच्छा ना हो। आप जानते हो कि हम सिर्फ ये सोचने से क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं। लॉट ऑफ कैंडिडेट होते हैं जो कि थिंक करते रहते हैं। कुछ लोग हैं कि नेक्स्ट ईयर का प्लान बनाने लगते हैं, जैसे एग्जाम नजदीक आया, सोचे अच्छा इस बार नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट ईयर। बिलीव मी डियर, इस एग्जाम में आपके ऑप्शन, आपके चांस काउंट नहीं होते हैं कि आप कितनी बार अपियर हो चुके हो। आपके आपके एज मायने रखता है। यदि ओपन जनरल कैटेगरी में हो तो 20 से 25 ईयर्स, ओबीसी में हो 20 से 28 ईयर्स, SC ST में हो तो 20 से 30 ईयर्स के बीच में, और ऑब्वियसली आप एक्स सर्विसमैन हो तो उसमें अलग क्राइटेरिया होता है। लेकिन एक्स सर्विसमैन में एक्चुअली में कैंडिडेट मिलते नहीं है। या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन जॉब में हो तो आपको उस अनुसार अप टू 5 ईयर्स मिलता है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ ये कहने से कि हम नेक्स्ट ईयर कर लेंगे या जो भी है, आप पहले कहाँ हो खड़ी, वो खड़े हो वो जानो। सिर्फ हम आज से बस मूव कर रहे हैं, हाँ हाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन करने से कुछ नहीं होता। आप ऑलवेज रिमेंबर, ये रखो, याद रखो कि 99.9% से बेटर होना है। 99% से वंस बेटर हुए आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाओगे। अब इसमें एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इन द सेंस की रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 99% से बेटर नहीं होने की जरूरत है पूरे में। लेकिन आपको अपने कैटेगरी में 99% की जरूरत है। अब मान के चलो कि कोई सपोज ये करो SC ST में है, तो हो सकता है 96% लोगों से अच्छे हो तब भी आपका हो जाएगा। लेकिन वही ओपन कैटेगरी का कोई है तो 99.5% लोगों से बेटर हो तो रिटेन होगा, और आप फाइनल सिलेक्शन में 99.9 या 99.8 या 99.7 डिपेंडिंग ऑन कि किस ढंग से आपका है, वो आपको बेटर होना पड़ता है। तो ये डराने की बात नहीं है, ये वास्तविकता है, और उसको जितनी जल्दी फेस करोगे उतना अच्छा है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन रेगुलर रूप से कि सर व्हाट टू डू इन रिमेनिंग टाइम। इनफैक्ट अब 35 डेज मैंने लिखा है, तो मैं आज को छोड़ करके, आज आपका आज को मैं छोड़ दूं और 7th जो इस दिन एग्जाम है उस दोनों दिन को छोड़ दूं तो 35 डेज बचता है। तो 35 डेज में क्या करना है। पेपर 2 की बात सिर्फ हमें आज, चूंकि हमने बताया आपको पेपर 2 की बात, ये हम करेंगे। तो देखो, एक जो है आप सबसे कहीं भी कंफ्यूजन होता है कि क्या हम करें, किस ढंग से चीजों को मूव करें। अब बहुत सारे कैंडिडेट जैसे हैं कि वो टेस्ट लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो रेगुलर जो या कोई एक भी टेस्ट लिख रहे हैं, 2 टेस्ट लिखे हैं, तो जिनको जो जहां लिख रहे हो वहां से आप गाइडेंस लो। अब एज सच ओपन में मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, ओपन में हर कोई हर जगह आपको अवेलेबिलिटी है, चीजें हैं। अब लेकिन फॉर एग्जांपल जो पर्सनल रूप से जुड़े हुए हो तो उनको तो मैं बताता हूँ, हाँ यहाँ आप मिस कर रहे हो। कुछ कैंडिडेट सिर्फ होते हैं, सबकी देखो अपनी अपनी प्रॉब्लम है, मैं किसी के प्रॉब्लम को मजाक नहीं बनाता हूँ। दैट इज द ट्रूथ कि एवरी पर्सन इज फेसिंग इट्स ऑन काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, जैसे टेस्ट की बात है तो मैं ये बोलता हूँ ऑब्वियसली है, टेस्ट में जब पैसे आप पे करोगे तब कॉपी चेक होगा। क्योंकि मेरे पास भी अनलिमिटेड टाइम नहीं है, और मैं हाँ लिटिल एक्स्ट्रा चार्ज करता हूँ इस वजह से कि मैं टाइम देता हूँ उसमें। इस वजह से नहीं कि ऐसा नहीं है कि मैं मार्क्स बैठा दे रहा हूँ पेपर 2 में। हर कॉपी को मैं लाइन वाइज पढ़ता हूँ और कैंडिडेट को वो करता हूँ कि हाँ यहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, यहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करना। सिर्फ मेयर मार्क्स देना हो तो मैं आपको आराम से बहुत कम पैसे में कर दूं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा चार्ज इस वजह से करता हूँ कि आपका इम्प्रूवमेंट से मतलब है। आप यदि इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हो, कुछ कैंडिडेट होते हैं सर चार्ज ज्यादा, डियर
पूरे टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब 13 में कंडक्ट करवा रहा हूँ, आप 1 लिखो, 2 लिखो, 5 लिखो, डिपेंडिंग ऑन हर कोई। लेकिन यदि किसी को पूरे 500 भी नहीं है तो मैं समझता हूँ आप सेल्फ स्टडी करो, या किसी पर्सन के पास आप जानते हो, यदि मेरिटोरियस आप हो तो कोई भी आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। जिस बहुत लोगों को मैं पर्सनल लेवल पे जिनको मैं जानता हूँ उनको सबको मैं अनलिमिटेड टाइम मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई मशीन भी नहीं है कि मैं पेपर 2 की कॉपी आपको दूं और मशीन चेक कर देगा, नहीं। उसको मैनुअल चेक करना पड़ता है और 24 घंटे कोई वर्क नहीं कर सकता है। मेरी भी लिमिटेड क्षमता है, उस क्षमता में ये करते हैं। तो आप जो भी टाइम बचा हुआ अपने आप से पूछो कि हम कहाँ अभी खड़े हैं। सबसे बेटर तरीका है 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर को देखो। उस प्रीवियस ईयर पेपर में क्या आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं, आप उस टॉपिक को कंप्रीहेंड कर पा रहे हो, उस टॉपिक को पकड़ पा रहे हो। हर वो चीज को ये करो इन द सेंस कि ऐसे है तो 3 इयर्स के ऐसे देखोगे तो 18 टॉपिक्स आपको मिलेंगे। 3 ईयर के आर्गुमेंट देखोगे 6 टॉपिक आपको मिलेंगे। 3 ईयर के रिपोर्ट राइटिंग देखोगे तो आपके पास 6 टॉपिक मिलेंगे। 3 आपके आरसी मिलेंगे, 3 आपके प्रेसी मिलेंगे और कुछ ग्रामर के मिलेंगे। तो ये अपने आप से टाइम दो, हर टॉपिक को देखो कि क्या ये चीजें सही है। और जो टॉपिक आया है ऑब्वियसली है वही टॉपिक नहीं आएगा, लेकिन एक चीज देखो, थीम जो है वो तो मोर और लेस सेम रहेगा। तो अभी जो भी है कि हम ब्रॉड वे में थीम पर फोकस हमारे पास रहना चाहिए। टॉपिक कोई भी आए हम एटलीस्ट उसको बेसिक जानते हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे आपके कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, कुछ थीम्स आपके क्लियर होने चाहिए कि हाँ एग्रीकल्चर इंडिया में क्या स्थिति है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, हमारी एग्रीकल्चर की क्या समस्याएं हैं। अब इससे आप भाग नहीं सकते हो ना, डेली का डेली कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में रहता ही है। कहीं फार्मर ने सुसाइड कर ली, कहीं ओलावृष्टि हुई, कहीं किसान का फसल डूब गया, कहीं अच्छी बम्पर, या आप आज के डेट में फेसबुक वगैरह में देख रहे हो इस चीज की खेती करी और ये इतना अर्न किया। ओके, सो आप चीजों को देखो, चीजों को समझो, चीजों को करो। ओके, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को करना है। ठीक है, कि हम थीम को समझ सकें। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में कोई भी टॉपिक हो, बेसिक तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की अभी क्या कंडीशन है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, सरकार क्या कर रही है और किस ढंग से दूर किया जा सकता है। मान के चलो अब रिलेटेड कोई भी टॉपिक एग्रीकल्चर से आया तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स को चेंज करके लिख सकते हो। दूसरा है मान के चलो कि सपोज वीमेन का, तो वीमेन में क्या है, हमारी महिलाएं जो है क्या समस्याएं फेस कर रही है। अब वुमेन का देखो, यदि हमारे 2011 सेंसस के अनुसार तो 48.6% वीमेन का पॉपुलेशन है। लेकिन क्या उन्हें राइट मिल रहा है, तो देखो कहाँ कहाँ वो प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो प्रॉब्लम जैसे अमर्त्य सेन कहते हैं ना मिसिंग वुमेन, ये जो 1.6% है एक्चुअली में होना चाहिए 1.4% जो मिसिंग है। तो होना चाहिए 50-50% एक्चुअली नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन स्लाइटली चेंजेस हो सकता है। लेकिन ये जो 1.6% लेस है, दुनिया के बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिसमें महिलाएं ज्यादा है लेकिन हमारे पास कम है, तो अमर्त्य सेन उसको मिसिंग वुमेन कहते हैं। तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं उन्हें बूम में ही एक तरह से किल कर दिया जाता है, उन्हें फेटिसाइड जो केयर कर दिया जाता है और उन्हें जन्म ही नहीं लेने दिया जाता है। तो प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है कि बिफोर दे टेक बर्थ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट्स। अब बर्थ के बाद क्या डिस्क्रिमिनेशन है, यदि मेल काउंटर पार्ट की अपेक्षा उन्हें कम सुविधाएं मिलती है, कम भोजन में जो पौष्टिकता होती है वो मिलती है, स्कूल की उन्हें समस्याएं होती है स्कूल जाने। अब एटलीस्ट मान के चलो पहले टॉयलेट की कमी के कारण बहुत सारी बच्चियां जब प्यूबर्टी एज में पहुंचती थी तो ड्रॉप कर देती थी स्कूल। एटलीस्ट आज टॉयलेट की फैसिलिटी है, लेकिन उस टॉयलेट में क्लीनिंग की समस्याएं हैं। एटलीस्ट बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट विमेन को अपॉर्चुनिटी दे रही हैं, जैसे बिहार स्टेट ने, मैं समझता हूं कि इन स्पाइट ऑफ पुअर परफॉर्मेंस इन ऑलमोस्ट ऑल द पैरामीटर्स, एटलीस्ट वुमेन के लिए एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ कर रही है। हाँ, अब वो कितना ग्रैब कर पाती हैं ये डिपेंड करता है फैमिली स्टेटस पे भी और उनके अपने जो एनर्जी लेवल है उस पे भी। तो अब वीमेन पे देखें, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी में आप जा ही रहे हो, तो इंटरनल सिक्योरिटी की इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं ये चीज देखोगे। डिजास्टर, अभी देखो जो आसाम में देखो फ्लड की समस्या और बहुत सारी जो लैंडस्लाइड एंड ये, तो डिजास्टर, अब डिजास्टर में कुछ चीजों को तैयार रखोगे। फिर एक जो है एक्सटर्नल सेक्टर में हमारा नेबरिंग कंट्री। ओके, नेबरिंग कंट्री, या अभी देखो लंबे समय से वॉर चल रहा है रसिया यूक्रेन, तो वॉर का प्रिपेयर्डनेस एक तरह से इंडिया किस कंडीशन में है, तो हमारे बोर्ड है। तो ऐसे ही 10-15 थीम्स हैं,
उसको बेसिक आपके पास हो और टॉपिक को समझने का कोशिश करो। अब एन नंबर ऑफ टॉपिक्स मैंने अभी बताए हुए हैं, बहुत सारे रेगुलर रूप से आपको कुछ कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड करते हैं, तो इन पर एक तरह से चीजों को तैयार रखो। कुछ मिनिमम होने चाहिए कि एटलीस्ट आप बेसिक्स प्रोड्यूस कर सकते हो, बेसिक इंग्रेडिएंट्स प्रोड्यूस कर सकते हो। अब ऐसा कॉपी नहीं कर देना है, डिफरेंट टॉपिक है तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। अभी मैंने बहुत सारे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके भी आपको ऐसे प्रोवाइड किए हैं, आप उनको देखो। कॉपी बहुत सारे कैंडिडेट का आपको प्रोवाइड किया, तो प्रॉब्लम क्या होता है, दिस इज ट्रू, क्योंकि मुझे पता है कि कैंडिडेट नहीं देखते हैं। कुछ कैंडिडेट 5 मिनट्स का वीडियो बनाता हूं और जब फर्स्ट स्लाइड में ही वो चीज लिख देता हूं, उसके बाद वीडियो को देखते नहीं है, तुरंत मैसेज कर देते हैं। कॉमन सेंस लगाओ डियर, यदि किसी वीडियो को बनाने में मुझे 3 घंटे लगते हैं तो एटलीस्ट आप 30 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट यदि है तो उसको देख सकते हो, और नहीं तो आप बढ़ा करके देख सकते हो। लेकिन किसी को, मैं कहता हूं मेरा ही नहीं, जिसको आप फॉलो कर रहे हो, जिसको फॉलो करो, ऑनेस्टली करो, वो चीज करो। और अपने आप से ये प्रश्न पूछो कि क्या हम जो टॉपिक समझ रहे हैं वो हम सही आउटपुट दे रहे हैं, लिख पा रहे हैं। अब उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके कोई सीनियर हैं, कोई आपके फैमिली मेंबर हैं, कोई आपके फ्रेंड हैं जो आपकी कॉपी को चेक करके आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे सकते हैं, तो आप उनसे सपोर्ट लो। अब लेकिन कोई नहीं है तो आपको पे करना पड़ेगा कुछ। अब जस्ट इमेजिन करो कि किसी के फादर हैं, वो सपोज हैं, टीचिंग में हैं या कुछ और कर रहे हैं, और वो उनको गाइड कर सकते हैं। दैट्स वाई आप अपने फादर से हेल्प लो। कोई ब्रदर, आपका एल्डर ब्रदर है या कजिन है या कोई फ्रेंड है, रूममेट है, वो यदि हेल्प कर रहा है। अब मान के चलो आप असिस्टेंट कमांडेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई आपके फ्रेंड है सिविल सर्विसेज का, वो मेंस लिखे हुए हैं या स्टेट पीसीएस का मेंस लिखे हुए हैं, आप लिख करके उनको अपना कॉपी चेक कराओ। जैसे मैं रेगुलर टॉपिक अभी दे रहा हूँ, तो उन टॉपिक को लिखो और उनसे चेक करवाओ और उनसे फीडबैक लो। एक लगता है किसी और दूसरे से आप चेक करवाओ, तो ऐसा करोगे तभी। और या आप स्वयं सेल्फ चेक करने के एबल हो कि मुझे इतना मार्क्स आएगा, दैट्स फाइन। बहुत सारे कैंडिडेट एवरी टाइम कोई 5 नंबर से मिस किए 10 नंबर, तो ये आपके पास नहीं होना चाहिए। और अदरवाइज जैसे आप को लगता है हम सेल्फ सफिशिएंट है, दैट्स फाइन, वो बेस्ट वे है। यदि जिस दिन आप पेपर 2 का अपना कॉपी खुद चेक करने के एबल हो गए, आपको ये लगता है कि हाँ यस, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड what is the requirement of the topic and I am writing the things। ठीक है, ये ग्रामर को ब्रश अप करो जितनी बार हो सकता है, एटलीस्ट बेसिक ग्रामर। ये मत समझो कि एक्चुअल में 25 मार्क्स है ग्रामर वाले पोर्शन में, लेकिन एब्सोल्यूट में देखा जाए तो 15 मार्क्स है, क्योंकि जो 10 मार्क्स के होते हैं वो आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। तो समटाइम आप मीनिंग उसका जानते हो, आइदर फ्रेज दिया हुआ है, फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है, इडियम्स दिया हुआ है, या कोई सिंपल वर्ड दिया हुआ है, तो उसकी आप मीनिंग जानते हो तब उसको कर सकते हो। एक्चुअली यहाँ ग्रामर का रोल कम है, लेकिन 15 मार्क्स ये। लेकिन हर चीज में, इवन इफ ऐसे आप हिंदी में लिखते हो, नो इशू, लेकिन अदर पार्ट में तो आपको ग्रामर की जरूरत होगी। तो ग्रामर को ब्रश अप रखो, और ग्रामर आपका कहीं ना जो है परफेक्ट मार्क्स ग्रामर में मिल जाता है समटाइम। सपोज 25 है, 25 में हो सकता है अच्छा पकड़ा जाए तो आप 18 मार्क्स भी ले आ सकते हो, 17 मार्क्स, 20 मार्क्स भी ले आ सकते हो, 22 मार्क्स भी ले आ सकते हो। लेकिन अदर कंपोनेंट में उस लेवल का आप ऐसे कितना भी अच्छा लिखोगे 20 में से, तो 20 में से 16 नहीं मिलेगा ना। यदि किसी में 16 आपका आता है तो बिलीव मी, आप दूसरे ऐसे को और अच्छा नहीं लिख पाओगे, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा 16 केक करने के लिए। तो हमारे पास एवरेज टारगेट 10, 12, 13 अप टू 14 मान के चलो, ठीक है। तो कुछ थीम्स पर वर्क करो रेगुलर रूप से, टेस्ट वगैरह लिखो। जो आपके सीनियर कोई फैमिली मेंबर हैं तो वो चेक कर सकते हैं, तो उनको चेक करवाओ, ग्रामर को ब्रश अप करो, ये चीजें करो। हाँ, फिर दूसरा एक इंपॉर्टेंट है कि जितने भी आप टॉपिक देखो, ये मैंने बोला ना कि 3 इयर्स के पेपर को आप देखोगे, तो नॉर्मली देखो 6 मंथ में जो टॉपिक बहुत आपके चर्चा में है, ऑब्वियसली है मैं टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक डेली डेली प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन स्पाइट ऑफ आप आइदर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो मंथली कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, तो उस मैगजीन में देखो जो टॉपिक हाईलाइट किया गया है वो रेगुलर बेसिस पे, तो उन पे वर्क करो। ऐसे 30 to 50 टॉपिक्स फाइंड करो, तो उससे आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। ओके, नाउ आज हम रीडिंग कम्प्रिहेंशन पे एक क्वेश्चन आपको देंगे, और इसका जो एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन है वो आपको मंडे को मिलेगा। आज मैं ये टॉपिक दे रहा हूँ, और ये
जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा ताकि आप क्वेश्चन को देख सको। ये मैंने एक इसमें से आज जो टॉपिक लिया है वो एक्चुअल में यूपीएससी पूछी हुई है, तो इस वजह से मैंने एक्चुअल में दिया है कि ये क्वेश्चन कि यूपीएससी इसी स्टैंडर्ड के आपको पूछते हैं, और इसमें करंट और ये से ज्यादा करंट का ही बहुत बार रहता है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हम एट द एंड ऑफ द डे समझना है। तो अब देखा जाए यदि आप की रीडिंग कम्प्रिहेंशन में क्या होता है, दो टर्म है, रीडिंग और कम्प्रिहेंशन। यानी कि रीड करना है आपका टॉपिक का और उसको कम्प्रिहेंड करना है, समझना है, कम्प्रिहेंशन समझ, उससे समझ डेवलप करना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उस क्वेश्चन को आंसर देना है। तो यूपीएससी क्या कहते हैं, तो यूपीएससी डज नॉट से एनीथिंग स्पेसिफिक अबाउट दिस टॉपिक इन क्वेश्चन पेपर, इट जस्ट मेंशन लाइक गिवन बिलो। तो स्पेसिफिक कोई इंस्ट्रक्शन इसमें नहीं देती है कि आपको ये करना है, इस ढंग से अटेम्प्ट लेना है, ये इसमें कुछ नहीं कहती है। यूपीएससी सिंपली ये क्या कहती है अभी के डेट में जो आता है क्वेश्चन, कि रीड केयरफुली द पैसेज गिवन बिलो एंड राइट योर आंसर्स to the questions that follow in clear, correct and concise language। देखो, तो ये जो है कि आपको ये रीड करना है और क्लियर आंसर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा पैसेज को लिख दो, क्लियर ही नहीं हो रहा है कि कहाँ आंसर है, करेक्ट नहीं है आपका, और आपको अपना दिमाग यहाँ नहीं लगाना। इन द सेंस अपना दिमाग का मतलब है कि आप अपने फैक्ट्स वगैरह जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, प्री कंसीव्ड जो टॉपिक हैं, जो पहले कुछ चीजों को रिलेटेड चीजों को पढ़ चुके हो, तो वो अपना नहीं लगाना है। इसमें जो कंटेंट एक्चुअल में है, जो कंटेंट आपके हैं, उसी कंटेंट को इसमें लिखना है। ओके, रीड द, तो क्या करना है, रीड द पैसेज हेयर, अंडरस्टैंड द कोर इशू। आपको कोर इशू को समझना, और आपके पास जैसे अंडरलाइन कर दो कि कोर आइडिया इसमें है। मान के चलो कि इन नॉर्मल 2 से 4 पैराग्राफ रहते हैं, सब में कुछ पैसेज होते हैं उसमें 2 पैराग्राफ होते हैं, कुछ में होते हैं 4 पैराग्राफ। जैसे मैंने जो इस पैसेज को लिया है उसमें 2 पैराग्राफ हैं, तो पैराग्राफ वाइज उसको देखो, comprehend in your own language and answer the question in your own language। आपको जो कोर इशू है वो टॉपिक से लेना है, वो जो दिया हुआ पैसेज है उससे लेना है, उसको अपने लैंग्वेज में कंप्रीहेंड करना है, और उस क्वेश्चन का आंसर अपने लैंग्वेज में देना है। अब देखो, सिंस वर्ड्स आर नॉट गिवन, आपको वर्ड्स तो दिए हुए नहीं रहते हैं कि कितने वर्ड्स में आंसर लिखना है। जैसे एसे में आपको 300 वर्ड्स दिया हुआ रहता है, आपको आर्गुमेंट में भी अभी वर्ड्स नहीं दिया हुआ था। एक समय था पहले वर्ड्स दिया हुआ रहता था कि अप्रॉक्स 300 वर्ड्स में लिखना, अभी आर्गुमेंट में नहीं वर्ड्स दिया हुआ रहता। फिर देखोगे कि आपका जो ये रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग में 200 वर्ड्स अभी दिया हुआ रहता है। फिर देखो, प्रेसी राइटिंग में वर्ड्स नहीं दिया रहता, 1/3 में दिया हुआ था, तो ऑब्वियसली वर्ड्स दिया हुआ है इन द सेंस कि समझो इसमें एक्चुअल में वर्ड्स नहीं दिया हुआ। लेकिन ये देखो कि सिंस वर्ड्स आर नॉट गिवन, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स असाइन टू दिस पार्ट रिमेन क्लोज टू 300 इन टोटल। तो 5 क्वेश्चन है, तो अप्रॉक्स 60 वर्ड्स ईच क्वेश्चन। लेकिन अप्रॉक्स ये है कि अब किसी में हो सकता है 20 वर्ड्स ही आपको मिल पाए, कुछ क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि जिसके आंसर आपको कम वर्ड्स में लिखने हैं, कुछ हो सकता है 70 भी लगाना पड़े। तो मोर और लेस कोशिश करो कि आपको 300 वर्ड्स में एक ऐसे लिखना रहता है, 20 मार्क्स का एक ऐसे होता है, और 20 मार्क्स आपका इसका भी मिल रहा है। दैट्स मीन मोर और लेस 300 वर्ड्स में लिखना है। तो 5 क्वेश्चन है तो अप्रोक्सीमेट 6 वर्ड्स ईच क्वेश्चन। अब कोई 20 है तो 20 ही लिखो, किसी में 60 है तो 60 लिखो। ओके, अब ये जो टॉपिक है ये आपको मैं दे दूंगा पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में। मैं थोड़ी देर में इसको 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर इसको दे दूंगा, आप उसको देखोगे, उसको समझोगे, और मंडे को मैं इसको प्रॉपर तरीका से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि 2 पैसेज है, 2 पैराग्राफ है, तो उन दोनों पैराग्राफ को आपको देखना है, आपको इन पैराग्राफ पे वर्क करना है। ओके, तो अब जैसे ये है कि इवर सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन क्लास इनइक्वालिटी हैड एग्जिस्टेड। ऑब्वियसली है कि ये आप ये जानते हो क्लास, ये अमॉन्ग सेवेज ट्राइब्स। अब मान के चलो ना कि ये पहला बार में आपको सेवेज पता नहीं चल रहा है, लेकिन दूसरा बार जब आप देखोगे तो सेवेज का आपको आइडिया मिल जाएगा। सेवेज ट्राइब्स एट द प्रेजेंट डे इट टेक्स वेरी सिंपल फॉर्म्स, देयर आर chiefs and the chiefs are able to have several wives। सेवेज अनलाइक सिविलाइज्ड। तो देखो, सेवेज बोल रहा है अनलाइक सिविलाइज्ड, इसका मतलब है कि सिविलाइज्ड का वो उल्टा है। तो सिविलाइज्ड का उल्टा अनसिविलाइज्ड, एक तरह से सेवेज का मतलब एक तरह से अनसिविलाइज्ड या बर्बर कह सकते हो। तो अब यहां से क्लियर हो गया, मीन्स हैव फाउंड अ वे of making wives a source of wealth, so that the more wives a man has, the wealthier he becomes। But this primitive
primitive. Primary form of social inequality soon gave way to other more complex, ठीक है, others more complex. In the main, social inequality has been bound up with inheritance, and therefore, in all patriarchal societies, with the descent in the male line. Originally, the greater wealth of certain persons are due to military prowess. The successful fighter acquired wealth and transmitted to his son. अब ये दूसरा पैराग्राफ जो है आपका ये बड़ा है, ओके, तो इसको भी आप पढ़ोगे, ऑब्वियसली ये आपका पीडीएफ में मिल जाएगा टेलीग्राम में, तो उसको पढ़ोगे। और तो अब इस पर क्वेश्चन ये देखना है कि हाउ द सोशल इनइक्वालिटी बाउंड विद इनहेरिटेंस, ओके, व्हाट इज द आयरनी ऑफ द मोस्ट ऑनरेबल सोर्स ऑफ वेल्थ, what are the two legal sources of property, how does the writer distinguish the three orders of men, who is plutocrat। तो ये सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, ये एक्चुअल आपके एग्जाम में आए हुए हैं, कि ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा ये सेम टॉपिक पूछा गया है। इसको आप देखो जितना बार भी, इनफैक्ट प्रीवियस ईयर में पेपर क्यों कहता हूँ, ए लॉट ऑफ टाइम एस्पिरेंट्स जो भी होते हैं वो सही से लिख नहीं पाते हैं, कहाँ कॉमा देना है, कहाँ फुल स्टॉप देना है, कहाँ कैपिटल लेटर देना है, कहाँ स्मॉल लेटर देना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लिखना है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर के, जैसे अब 3 इयर्स में मैंने बोला ना, तो 3 इयर्स में लास्ट आप एक तरह से 21, 20 और 2019 यदि देखते हो, तो 3 इयर्स में आपको 3 रीडिंग कंप्रिहेंशन के टॉपिक मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, और 3 प्रेसी राइटिंग के। तो 6 आर्टिकल वेल आर्टिकुलेटेड, यूपीएससी की जो भी आर्टिकल होती है, एटलीस्ट इंग्लिश वाला पार्ट तो कम से कम, कुछ जो हिंदी वाले में ट्रांसलेशन में नो डाउट आप ऑलरेडी देख चुके हो कि कुछ जगह प्रॉब्लम, लेकिन इंग्लिश वाला इन जनरल जो होता है वेल आर्टिकुलेटेड होता है। टॉपिक जो है इसी पर्पज से ये बनाया गया है। अब जैसे हम न्यूज़पेपर वगैरह को देखते हैं, तो डेली न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल रहता है, तो न्यूज़पेपर में भी देखो बहुत सारे जो मेजोरिटी आर्टिकल एडिटोरियल वाले खास करके होते हैं, वो वेल आर्टिकुलेटेड होते हैं। सम टाइम यस पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, तो वो उसको हमको वो कंटेंट को इग्नोर करना है, लेकिन जो लाइन है, जो प्रॉपर तरीका से चीजें की हुई है। अब जस्ट इमेजिन करो कि एक न्यूज़पेपर का कोई एडिटर है, वो 30-40 ईयर्स से लिख रहे हैं, 40 ईयर्स से लिख रहे हैं, कोई भी 40 ईयर्स से सेम चीज को लिख रहे हैं, वो कंटेंट को तो ग्रेजुअली वो अपना इनहांस कर रहे हैं। या जस्ट समझो कोई इमिनेंट साइंटिस्ट हैं, वो उनका 40 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है, और वो कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, वो वेल आर्टिकुलेटेड आर्टिकल होगा। तो आप रेगुलर रूप से 1-2 आर्टिकल डेली पढ़ें, उसको समझें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। देयर इज नो रेडीमेड आंसर। और रेगुलर रूप से कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं, महान होते हैं, वो बिना अपना परिचय अचानक बोलते हैं ना कि सर नोट्स भेजिए, जैसे लगता है ना कि मैं उनका नोट्स रखे हुए हूं और मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूं। समटाइम यू विल फील कि आई एम टॉकिंग इन हार्श वे, बट दिस इज ट्रू, कि आप न तो अपना इंट्रोडक्शन देते हो, न कुछ, ये ऐसे ही बोलते हो सर नोट्स भेजिए। नोट्स भेजिए, यदि नोट्स से हो गया हुआ होता तो मैं नोट्स बेच करके और रीच हो जाता। सबसे अच्छा नोट्स तो यूपीएससी ही दे सकती है, कि उससे ही मांग लो गेस्ट पेपर आपको, यदि ये लगता है। डियर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि शायद मेरी बात बुरा लगता है तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं सच्चाई यही है कि आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो और आप ये सोचोगे कि कोई 20, 30, 50, 100 पेज का आपको नोट्स ऐसे दे दे और आप उससे क्वालिफाई कर जाओगे, तो आप अपने को धोखा दे रहे हो, यदि दूसरे को नहीं। हाँ, उसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी ठीक ठाक कंडीशन में हैं, ऑलरेडी बेटर कंडीशन में हैं, ओके। सो आप वो चीज को करो, आप कर सकते हो नोट्स, लेकिन नोट्स आपका अपना बनाया हुआ होना चाहिए। नोट्स जब आप खुद बनाते हो तो क्या फायदा होता है कि आप ऑलरेडी उस चीज को पढ़े हुए हो, आपने वो कोई भी नोट्स है 10 टाइम्स 20 टाइम्स किसी चीज को पढ़ा हुआ, उसके बाद उसने क्रिस्प नोट बनाया है, ओके। सो क्रिस्प नोट यदि है तो आप उसको कर सकते हो। नोट्स तभी काम आता है जब हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, और बिलीव मी ऐसे टॉपिक आते हैं, आप खुद देखो, इसमें ऐसा नहीं है ना कोई छुपाने वाली बात है कि कैसा टॉपिक आता है मुझे पता नहीं। आपके पास यूपीएससी की वेबसाइट में क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं, बहुत सारे मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, उन क्वेश्चंस को देखो और ये सोचो कि क्या रेडीमेड आंसर आप लिख सकते हो। मैं समझता हूं नहीं, रेडीमेड आंसर तभी लिख सकते हो जब आपका एक सर्टेन लेवल है, आप उस लेवल में पहुंच गए हो। तो शायद मेरी बात का बुरा लगेगा कि नोट्स और ये, मैं एटलीस्ट नोट्स उस सेंस में नहीं प्रोवाइड कराता हूं, मैं बनाता भी नहीं, क्योंकि रेगुलर रूप से चेंजेज अपडेशन आपको करनी पड़ती है, अपडेट रहना पड़ता। और वो जो नोट्स आपने 6 मंथ 8 मंथ 9 मंथ 10 मंथ 1 ईयर जो पढ़ा है, वो आपको काम आएगा, ठीक है। तो आप इनको पढ़ो, इन टॉपिक्स को देखो, ये टॉपिक जो है इस पर मैं डिस्कस करूंगा, ओके।
सो हम इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे मंडे को। इसका सॉल्यूशन, आपको सैंपल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे और इस टॉपिक को एक्सप्लेन भी करेंगे। यदि जिनको लगता है कि यस हमें टेस्ट लिखना चाहिए या जो भी कुछ हेल्प चाहिए उस ढंग से जो मेरे बस में होती है, तो वो मैं करने के लिए तैयार होता हूँ। अब इसलिए बात है कि मैं कॉपी ऐसे नहीं चेक कर सकता हूँ क्योंकि हमारे शेड्यूल जो है ऑलरेडी पैक है। आपको लगता है कि यस एक 1 टेस्ट ही लिखना चाहिए, 2 टेस्ट ही, तो आप लिख सकते हो, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो आइदर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।